हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, जाकर देख लीजिए, और प्ले लिस्ट में से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 10-10 मिनट या 15-15, 12-12 मिनट की हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सीटेट के लिए काफ़ी मटेरियल अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2012 से लेकर, और भी मटेरियल डाल दिया गया है सीटेट का। अभी ईवीएस का रात भी डाला। बाकी जो टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है वो सबकी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग नोट्स के लिए व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि अनीता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है। ठीक है, अनीता जो है चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में बोरियत महसूस कर रहे हैं। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विषय में बोरियत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। देखिए, मैंने कहा कि यदि आपको उत्तर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑप्शन पढ़िए बहुत आराम से, और उसमें जो जो आपको निगेटिव लगते हैं वो काट दीजिए। काटने से क्या होगा, अपने उत्तर तक पहुँच सकते हैं। कहता है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसे विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। देखो, विद्यार्थी को जब अनदेखा कर देंगे तो ये तो एनसीएफ कहता है कि बच्चों को उसके बाहरी जीवन से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, और ये कहता है कि अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है कि इन विद्यार्थियों को दंडित करें। देखो, दंडित नहीं करना है बच्चों को। मैंने बताया था आरटीई फिजिकल जब आप टॉर्चर करते हैं तो उसे मना करती है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, पाठ की विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। हो सकता है ये ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है। कहता है मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम ही नहीं है। मैंने आपको एक बहुत सारे टैग वर्ड बताए थे कि बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी आपको नहीं करना है। यदि किसी भी ऑप्शन में बच्चे के बारे में गलत लिखा है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, बच्चा गलती बहुत कर रहा है, ठीक है, बच्चा ऐसा है, बच्चा गधा है, उल्लू का पट्टा है, सक्षम नहीं है, तो ये सब गलत हैं ऑप्शन। सारे के सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि बच्चा सही है। आपको केवल यही समझना है कि बच्चा सही है, बाकी पूरा सिस्टम ख़राब है, बस आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कर दिया है। तो सीधा सीधा हम पहुँच जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। क्या करना चाहिए, पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके का क्या करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसने उसका निदान नहीं किया, यानी कि पूर्व ज्ञान का पता नहीं लगाया उसका। ठीक, जब आप पूर्व ज्ञान का पता लगाएंगे तभी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जब वो पुनः चिंतन करेगा तो ऐसा करने से उसकी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी, रुचि उत्पन्न होगी, जो उसे पाठ को याद करने में सहायता प्रदान करेगी, रुचि लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप पता करेंगे आने से पहले कक्षा में कि बच्चा किस माहौल से आया है, किस एनवायरनमेंट से आया है, उसके बाद ही आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या को हल करना है तो विद्यार्थी की एक टीचर होने के नाते आप मदद करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि आप शिक्षक होने के नाते निम्न में से क्या करेंगे, आपको ये बताना है। फिर वही मैं कहूँगा, आपको उत्तर नहीं आता आप लोग ऑप्शन काटिए। ठीक है, कहता है कि असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। पढ़ने से ही महसूस होता होगा कि जब जो उस समस्या से रिलेटेड ही नहीं है, असंगत जानकारी है, तो उससे तो बच्चा भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएंगे। जब आप सीधे उत्तर बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, बच्चा नकल कर लेगा, तो इससे सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। बच्चा तो नकल मार के सीखता रहेगा, बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, वो तो कॉपी में केवल क्या करेगा, नकल करता रहेगा। कहता है कि ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक हो। बिल्कुल हो सकता है प्रासंगिक हो। स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। बिल्कुल, जो उसकी स्कीमा में चीज़ें बनी हुई हैं उसमें से चीज़ें निकालें। जैसे बच्चा अपनी स्कीमा में क्या करता है, पार्ट्स बना लेता है कि निर्जीव को मुझे यहाँ रखना है, सजीव को यहाँ रखना है। ठीक है, अब ऐसी कोई समस्या है तो उस समस्या को भी उसने उस स्कीमा में क्या कर लिया होगा, स्टोर कर लिया होगा। तो प्रासंगिक जानकारी की सक्रिय करेंगे। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करेंगे, नहीं, वियोजित खंडों में विभाजित नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है।
ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? ठीक, जॉन डीवी हैं। अब क्या कहते हैं हमारे जॉन डीवी? देखो, ये कहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चा क्या हो, सक्रिय रूप से सीखे। यानी कि उस समस्या में जो भी आपने टॉपिक दिया है या एक्टिविटी दी है या क्वेश्चन दिया है उसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, यानी कि सक्रिय रूप से खुद उसमें से सीखना चाहिए। अब कहता है कि पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने में जोर दिया जाता है। बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव लग रहा है। कहता है इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। देखो, रट्टा मारना आ गया, टैग वर्ड मैंने आपको बताया था, काट दीजिए। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। नहीं, प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें केवल, देखो फिर से केवल शब्द आ गया। अब देखो कितनी स्पीड में आप लोग ऑप्शन को कर पा रहे हो, काट काट कर। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की जो आधारशिला प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैं आपको बता चुका हूँ कौन है, आपके जॉन डीवी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इस शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक बनाना होता है और बालकों में मूल्यों की स्थापना करना होता है। बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना होता है। बालकों में सहयोग की भावना का संचार पैदा करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। ठीक, कहता है कि आप कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। जो बहुआयामी छात्र होते हैं वो निपुण होते हैं। कहता है क्यों होते हैं? ठीक है, कि भाई जब बहुआयामी होते हैं तो बहुआयामी का मतलब पूछ रहा है कि किस किस में निपुण हो। तो एक आयामी का मतलब होता है किसी एक चीज़ में निपुण होना, और बहु का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में निपुण होना। ये तो होता है ना, बहु का मतलब बहुत सारी कौशल में निपुण होना, ये तो होगा ना बहु का मतलब। अब ये देख लीजिए, कहता है कि केवल खेलकूद में, देखो केवल शब्द आ गया और केवल खेलकूद एक चीज़ में तो होगा नहीं, केवल शब्द आ गया। ठीक, तो कई प्रकार के कौशलों में ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कई प्रकार के कौशलों में क्या होता है, निपुण होता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो बेटा, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो। ठीक है, ठीक, अगर आप केवल ये लेते तो ये छूट जाता आपका, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में हो या आपका सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, ये सब शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को क्या करता है, ये मौका फराहम करता है। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताबें पढ़ रही है। सॉरी, विद्यार्थी ही पढ़ रही है। हाँ, एक विद्यार्थी कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ये किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो बच्ची जो है खुद से प्रेरित होकर तो पढ़ती हुई ना, अपनी जिज्ञासा शांत कर रही है, तो यानी कि वो खुद से प्रेरित है। काय के लिए पढ़ रही है? पास होने के लिए तो पढ़ती नहीं हुई, यानी कि वो महारत हासिल करने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा अपनी शांत करना है ना उसे। तो यानी कि वो, अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो वो क्या करती, फर्स्ट आने के लिए, मेडल आने के लिए करती, तो महारत हासिल नहीं होती वहाँ पे, तो प्रदर्शन की दिशा में आ जाता। ठीक, तो फिलहाल हमसे क्या पूछा है कि जिज्ञासा को शांत कर रही है, तो यानी कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है या कुछ और भी पढ़ सकती है। तो ये क्या है, लक्ष्य महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य का उदाहरण है। किसी विषय के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित संप्रदाय का करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें अधिगम के प्रति भी सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो खुद से पढ़ रही है ये महारत के लिए पढ़ रही है। किसके लिए पढ़ रही है? महारत के लिए पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग्स से एक क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। इसकी थ्योरी क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से कराई है तीनों की, तो आप लोग जाकर एक बार देख लेंगे। देखो एक बार मैं फिर से इसे बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें कह रहा है कि किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं, यानी कि पिताजी कहते हैं ये कर लो, वो कहता है नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो इसके बजाय डर के मारे, यानी कि दंड एवं
अनुशासन की वजह से, डंडे की वजह से वो क्या होता है, उसका ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तरफ आता है आपका अहम केंद्रिकता, और एक तरफ आपका आता है, नीचे लिख देता हूँ, एक तरफ आता है आपका दंड एवं अनुशासन। ठीक, दंड एवं अनुशासन। यहाँ पर आपका एक बार मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, इस वाली चीज़ को इरेज कर देता हूँ। आम केंद्रिकता में बेटा कौन आता है? आम केंद्रिकता में आता है आपका स्वार्थी बच्चा। स्वार्थी बच्चा। और दंड एवं अनुशासन में कौन आते हैं? माता पिता आते हैं, माता पिता आ जाते हैं। ठीक, अहम केंद्रिकता में स्वार्थी बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो। क्या कहता है? सारे खिलौने मुझे दे दो। लेकिन दंड एवं अनुशासन में क्या होता है? माता पिता कहते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, कुछ खिलौने छोट भाई को दे दो, छोटे भाई को दे दो। अब समझाता हूँ मैं इसे अच्छे तरीके से, अब समझ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ले लेते हैं कलर हम पीला। एक तरफ आता है अहम केंद्रिकता और एक तरफ आता है दंड एवं अनुशासन। ये एक अवस्था है, इसकी ये दो अवस्थाएं हैं। अब बच्चा कहता है, बच्चा कैसा है? स्वार्थी है। और बच्चा पीला नहीं चल रहा है इसमें कलर। बच्चा कैसा है? स्वार्थी है। बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो। लेकिन इधर कौन है? दंड एवं अनुशासन में माता पिता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा कुछ खिलौने छोटे भाई को भी दे दो। वो कहता है मैं नहीं दूंगा, पिता कहते हैं दे दो वरना मैं डंडे से पीटूंगा। ठीक है, जब वो कहते हैं मैं डंडे से पीटूंगा तो बच्चा किस में पड़ जाता है? दुविधा में पड़ जाता है, नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। और जब बच्चा नैतिक दुविधा में पड़ जाता है तो वो सोचता है कि अगर मैं खिलौने दे दूंगा तो नहीं पिटूंगा, और नहीं दूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा। तो हमसे यही कह रहा है कि विकास के किस सिद्धांत में चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं। देखो, दूसरों के इरादों की उपेक्षा कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित रहता है, उसका ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डर पर ध्यान केंद्रित है कि अगर नहीं दूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग थ्योरी क्लासेस जाकर देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है, बताना है आपको। ठीक, हमें इसे गुणज वैफल्य, वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य, बहुत ही प्यारा। अब इस क्वेश्चन को हमें पकड़ना कैसे है? देखो, गुणज का मतलब होता है जो गणना करने से संबंधित विकार हो। ठीक है, गणना करने से संबंधित। वाचन वैफल्य, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ये होता है पढ़ने से संबंधित। ठीक है, लेखन वैफल्य, जिसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक, इसे छोड़ो। तो अब हम इस क्वेश्चन में बताना है कि अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, हमें केवल यहाँ से पकड़ना है। पढ़ने का मतलब होता है डिसलेक्सिया, यानी कि वाचन वैफल्य में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे बेटा, कुछ मिसप्रिंट है, इसे छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बैठ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन
हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कहता है गुणज वैफल्य कैलकुलेटर का प्रावधान होता है उसमें। बिल्कुल, जो अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में गुणज वैफल्य यानी कि कैलकुलेटर से संबंधित। ठीक है, पठन वैफल्य लंबे लंबे लिखित कार्य नहीं। पठन वैफल्य अभी मैंने बताया ये होता है आपका पढ़ने से संबंधित, यानी कि श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, दृश्य हानि, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैं पीछे जस्ट बता के आया हूँ। कहता है कि समावेशी कक्षा में 24 क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये, चलो देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ यहाँ पे दिक्कत हुई है ऐसा लग रहा है हमें। 20वां क्वेश्चन ये आ गया आपका, आगे पीछे हो गए। कहता है आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन क्या होगा। ठीक, तो जब बच्चों के भाव और विचारों का आपको जानना है तो पहले तो आपको ये देखना होगा बच्चा कहाँ से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है, कौन सी भाषा बोलता है। ठीक है, ये उसकी पूर्व ज्ञान के बारे में जानना ज़रूरी है। कहता है बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना। मैंने बताया था बच्चों के आपस में बीच में तुलना नहीं करनी है। बच्चे की भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना हो सकता है, जब बच्चे की भाषा की प्राप्त की जानकारी करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहता है अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना। नहीं, अपने विषय में नहीं, बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता। भाई बच्चों के अभिभावक से हमें क्या मतलब है, वो कितना पढ़े हुए हैं कितना नहीं पढ़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि भाषा जो होती है अपने भाव विचार सोच तथा अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 2 लिया। यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों की भाषा का उत्तम विकास होता है तो वे अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बेहतर रूप से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।